Good morning, class. This is your lecture 37 of concrete technology. So, if you remember last class, we were studying about formwork. We studied about different kinds of formwork, right? We studied about formwork for beam, we studied about formwork for slab and column. Today, we are going to study about stripping time of formwork. This is very important in terms of not only your book knowledge but in terms of general knowledge also. मतलब स्ट्रिपिंग टाइम मतलब आप फॉर्म वर्क लगा के रखते हो जब तक आपका कंक्रीट सेट ना हो जाए, लेकिन वो फॉर्म वर्क कितना देर के बाद आपको निकालनी चाहिए, वो टाइम इसमें दिया है. स्ट्रिपिंग मतलब निकालना, ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट अस सी फॉर्म वर्क. ठीक है, फर्स्ट क्या है, वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम वॉल्स. लेट अस से ये क्या है, लेट अस से ये फॉर्म वर्क था किसका, कॉलम का. ठीक है, तो इसको हमने, ये आपका कॉलम का फॉर्म वर्क है. ओके, तो अब हमेशा हम ये फॉर्म वर्क लगा के तो नहीं रखेगा, राइट. जब तक हम उसको तब तक ही लगा रखेंगे जब तक आपका कंक्रीट पूरी तरीक़ा से सेट ना हो जाए. तो यूजुअली ये कॉलम का जो फॉर्म वर्क है ये कब निकालेंगे, मतलब मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रैकिंग. मिनिमम पीरियड कितना रखेंगे, वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम वॉल्स वील राइट फॉर ऑलमोस्ट 16 to 24 आवर्स. यानी कि मिनिमम 16 to 24 आवर्स आपको रखना ही पड़ेगा. आफ्टर 24 आवर्स ही आप इसको ये फॉर्म वर्क को निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ दिया है यहाँ पर, इट्स 16 to 24. Similarly, let us see second, soffit form work to slabs. Okay, मतलब form work से slab. Let us, if I show you in the diagram, see अगर ये slab है आपका, ठीक है, तो ये जो है ये form work जो हमने अभी बनाया है, ये form work हम कब निकालेंगे slab, ये हम निकालेंगे. लेकिन वो जानने से पहले आपको एक और चीज़ भी समझना है. सी soffit form work to slab, ठीक है, but props to be refixed immediately after removal of formwork. मतलब कि आप जो स्लैब का फॉर्मवर्क है, लेट अस से आपका ये आपका स्लैब का फॉर्मवर्क है. ठीक है, दिस इज योर स्लैब का फॉर्मवर्क. और अंदर क्या है, अंदर आपका कंक्रीट है. दिस इज योर कंक्रीट. तो हम ये कब निकालेंगे, ये स्लैब का फॉर्मवर्क हम निकालेंगे आफ्टर 3 days, यानी कि 3 दिन के बाद आप फॉर्म वर्क निकाल सकते हो. लेकिन आप फॉर्म वर्क निकालोगे, लेकिन जो अब लेट अस से ये फॉर्म वर्क निकाला, ये बस कंक्रीट है, दिस इज जस्ट कंक्रीट. ओके, लेकिन हम प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स क्या है, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देते हैं वर्टिकल फोर्स, उसको नहीं हटाएंगे, उसको फिर भी रखेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फॉर्म वर्क का काम ख़त्म हो गया. फॉर्म वर्क हम मेनली शेप देना, स्ट्रक्चर देना, उसको स्टेबल एक रिजिड रखने का था, सेट होने तक रखना था. अब कंक्रीट तो सेट हो चुका है, इसीलिए हम इसको निकाल सकते हैं फॉर्म वर्क. लेकिन हम प्रॉप इसीलिए लेते ताकि अभी भी जो लोड वगैरह जो इस पर लगेंगे उस पर वो ज़्यादा, अभी क्या है कि सेट हो गया, लेकिन उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट अभी भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है. मतलब उसको टाइम लगता है, हमें पता है, राइट. कंक्रीट को टाइम लगता है सेट होने में, सॉरी स्ट्रेंथ गेन होने में. तो कोई भी अगर ज़्यादा लोड या कुछ भी लगे तो उसको उस पर कोई हैम्पर ना हो, इसीलिए हम उसमें प्रॉप्स फिर भी लगा के रखते हैं ताकि वो उसको और स्टेबल रख पाए. सो रिमेंबर, स्लैब टू फॉर्म वर्क टू स्लैब ही निकालेगा, लेकिन प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क. यानी कि फॉर्म वर्क निकालेंगे लेकिन स्लैब को फिर से लगा देंगे. ठीक है, तो स्लैब कब तक निकालेंगे, आफ्टर 3 दिन बाद निकालेंगे. सिमिलरली ये सेम चीज़ है, बट ये है भीम के लिए. ठीक है, soffit formwork to beam but props to be refixed immediately after removal of formwork, same like this. तो भीम के लिए कब निकालेंगे हम फॉर्मवर्क, आफ्टर 7 days. तो आप नोटिस करना, भीम का फॉर्मवर्क जो है हम उसको थोड़ा उसको आफ्टर 7 days हम थोड़े लेट निकालते हैं कंपेयर टू स्लैब. फोर्थ पॉइंट, प्रॉप्स टू स्लैब. अब ये प्रॉप्स भी जो है हम हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते, तो ये मिनिमम कितना दिन रखते हैं, लेट अस सी. अगर स्लैब का स्पैनिंग अप टू 4.5, यानी कि अगर स्लैब जो है उसका जो ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, स्पैन
अगर इफ इट इज लेस देन 4.5, सॉरी लेस बोले तो इस साइड आएगा ना, लेस देन 4.5, इफ द स्पैन इज लेस देन 4.5 मीटर, तब हम 7 दिन रखेंगे। लेकिन अगर स्पैन इज, यानी कि अगर ये लेंथ जो है, ये लेंथ ऑफ स्लैब इज मोर देन 4.5, फिर उसको 14 दिन के बाद ही उसको निकालेंगे। सिमिलरली प्रॉप्स टू बीम भी स्पैनिंग अप टू 6 मीटर, अगर बीम का लेंथ 6 मीटर है तो 14 डेज के बाद निकालेंगे प्रॉप्स को, और अगर मोर देन 6 मीटर है तो 21 डेज के बाद निकालेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर हेयर, पहले हम फॉर्म वर्क निकालते हैं, लेकिन प्रॉप्स जो है वो और दिन के बाद लेट निकालते हैं, थोड़ा उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन होने के बाद। सो नाउ विल स्टडी अबाउट प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट प्लेस करते समय कैसे प्लेस करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। लेट अस सी फर्स्ट वन, प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन विद इन अर्थ मोल्ड। ठीक है, विद इन अर्थ मोल्ड मतलब जब हम कॉन्क्रीट प्लेस करेंगे कहाँ पर, अर्थ के इनसाइड। फॉर एग्जांपल कहाँ होगा अर्थ के इनसाइड, हम कहाँ मोस्टली प्लेस करते हैं, ऑब्वियसली फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन ही है जो अर्थ में यानी कि अंडरग्राउंड होता है, राइट। तो वहाँ पर भी हमें कॉन्क्रीट भरना पड़ता है। तो लेट अस सी ये किसके लिए, फाउंडेशन कॉन्क्रीट फॉर अ वॉल और कॉलम। ओके, so let us read now. Concrete is laid compulsory at a foundation below the wall or column. So first thing, आपने देखा होगा, जिसने कंस्ट्रक्शन साइट देखा है आपको पता होगा, अगर ये आपका फाउंडेशन आपने डग किया है, ठीक है, ये फाउंडेशन डग किया है, दिस इज योर, तो पहले हम यहाँ पर कॉलम या फिर वॉल लगाने से पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर क्या है, अभी ये पूरा सॉइल है यानी कि अर्थ है, राइट, ये पूरा ऑयल सॉइल है, सॉरी ये पूरा सॉइल है, लेट मी शो यू, ये पूरा सॉइल है, ठीक है, ये पूरा सॉइल है। तो हमें फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कंक्रीट भरेंगे। हम क्या भरते हैं, कंक्रीट भरते हैं, राइट। सो कंक्रीट भरने के लिए कैसे करनी चाहिए, बिफोर प्लेसिंग it in the foundation, let us read, all the loose earth must be removed from the bed. Okay, so first thing what you need to remember, हम कंक्रीट प्लेस करने से पहले ये सॉइल जो है, जो बेस सॉइल जो है जहाँ पर कंक्रीट प्लेस करने वाले हैं उसको अच्छे से क्लीन करनी चाहिए। कोई भी लूज सॉइल जो है उसको प्रॉपरली रिमूव करनी चाहिए। उसके बाद एनी ट्री रूट पासिंग थ्रू द फाउंडेशन मस्ट बी कट। और फॉर एग्जांपल लेट अस से इसके ये सॉइल के साइड में एक ट्री है, ठीक है, पेड़ है, तो उसका रूट जो है, मानो ये रूट इस साइड पे, ये सॉइल पे डायरेक्शन में आया है, तो उसको पूरा काटनी चाहिए। कोई भी रूट वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर अपना फाउंडेशन प्लेस करने वाले हो तो अगर रूट्स वगैरह है साइड प्लांट से तो रूट्स को काटनी चाहिए। कोई भी प्लांट वगैरह को निकाल के उसको साफ करनी चाहिए, ठीक है। All the tree root passing through the foundation must be cut or burned. इधर कट करो या फिर उसको जला दो to prevent its further growth, ठीक है। Then the surface of the earth must be made wet so that the earth does not absorb water from the concrete. So दूसरी चीज़, अब आप कंक्रीट प्लेस करने से पहले आप ये सॉइल जो है इसमें हम इसको वेट बनाएंगे, इसको हम पानी लगा देंगे। ऐसा क्यों, सो दैट आपका सॉइल जो है वो ऑलरेडी वेट हो, और जो कंक्रीट के लिए भी हम कंक्रीट मिक्स करने के लिए भी फ्रेश कंक्रीट में पानी होता है ना, सो दैट वो फ्रेश कंक्रीट में का वाटर कंटेंट जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब ना करे, इसीलिए हम पहले से सॉइल को गीला करके रखेंगे, सो दैट इट वोंट एब्जॉर्ब और इट वोंट take away the water that should have been used for concrete, that was used for mixing, ठीक है। If there is any seepage of water into foundation trench, then the effective method of diverting the flow of water must be adopted before placing the concrete. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इस एरिया पर कोई भी सीपेज हो रहा था पहले, ठीक है, जब यहाँ फाउंडेशन नहीं था तो यहाँ पूरा सॉइल भर के था, राइट, तो
तो अगर आपने जब इसमें फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा डिग किया तो आपने देखा कि यहाँ सीपेज हो रहा है, कहीं से पानी आ रहा है लीक होके, तो वो सब भी आपको अच्छे से उसको हटाना है। अगर पानी का फ्लो का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, तो जैसे भी है, लेकिन इस साइड पे कोई भी पानी का सीपेज या कोई भी इस साइड नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी पानी इस साइड पे आ रहा था तो उसका फ्लो जो है उसको डाइवर्ट कर देंगे, पानी का फ्लो का हम दूसरा डायरेक्शन पे डाइवर्ट कर देंगे, सो दैट कोई भी सीपेज जो है इस डायरेक्शन पे ना हो। उसके बाद ही एक बार पूरा क्लीन कर चुका है, उसके बाद ही हम इसमें अपना कंक्रीट फिर अपना कंक्रीट बिछा देंगे। देन वी विल प्लेस द कंक्रीट लाइक दिस। फिर उसके ऊपर हम ये फाउंडेशन फिर हम इसमें कॉलम्स खड़ा करेंगे, राइट, ये आपको पता है। सो लाइक दिस। तो उससे पहले सॉइल को कैसे रेडी करना है ये सब चीज़ें आपको याद रखना। क्या करना है हमें, मेनली सॉइल को स्मूथ बनाना है। अगर कोई रूट्स वगैरह है ट्री का तो उसको निकालना है, उसको आने नहीं देना है, ठीक है। सॉइल का सरफेस को वेट बनाना है ताकि वो वाटर एब्सॉर्ब ना करे। फिर अगर उसमें कोई भी सीपेज हो रहा है तो सीपेज का फ्लो का डायरेक्शन जो है उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। Now let us see second one, placing of concrete in layers with timber or steel shutter, यानी कि that is example mass concrete in dam construction। let us say अगर हम mass concreting कर रहे हैं, let us say like dam में, तो कैसे करनी चाहिए। When concrete is laid in great thickness, as in the case of concrete dam or in case of concrete pier or abutment, concrete is placed in layers. Now this you need to remember। जब भी हम बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, लाइक यू नो abutments और concrete डैम जो बहुत थिक होता है, तो हम कभी भी concrete जो है, लेट अस से ये हमें ये बनाना डैम, ठीक है, ये डैम बनाना है हमको फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये डैम बनाना है सपोज। तो हम कभी भी पूरे कंक्रीट एक ही बारी में नहीं भरता है, राइट। हम कैसे बनाएंगे कंक्रीट को, हम पहले उसको लेयर्स में भरेंगे। पहले कंक्रीट इतना भरेंगे, एक लेयर रेडी करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लेयर्स में बनानी कंक्रीट को प्लेस करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमने एक ही बारी में प्लेस कर दिया इतना सारा कंक्रीट तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट डेवलप होगा। क्योंकि हमें पता है कि कंक्रीट के जब कंक्रीट हम प्लेस करते हैं, कंक्रीट जब फ्रेश ही होता है तो उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन बहुत जल्दी से हो रहा होता है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से बहुत सारा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में क्या होता है कि टू मच हीट की वजह से अगर आप एक ही बारे में प्लेस करोगे पूरा कंक्रीट तो उसका हीट इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह आने के चांस है। तो ये ना आने के लिए जब अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसको हमेशा लेयर बाय लेयर प्लेस करेंगे, ठीक है। पहले एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, लाइक दिस। द थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ कंपैक्शन, ओके। तो थिकनेस कितना रखना है वो डिपेंड करता है कि आप कंपैक्शन कैसे दे रहे हो। For example, in reinforced concrete, it is good practice to place concrete in layers of about 15 to 30 centimeter thick। अगर आप reinforced concrete बना रहे हो, ठीक है, स्टील बार्स वाले, तो थिकनेस जो होता है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट यानी कि ये थिकनेस जहाँ पर आप प्लेस करोगे, जितना प्लेस करोगे, इट शुड बी 15 to 30 centimeter height। And in mass concrete, the thickness of layer is anything बिटवीन 35 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर कोई भी मास कॉन्क्रीटिंग काम हो रहा है, डैम कंस्ट्रक्शन वहाँ, तो उस केस में आपको 35 to 45 सेंटीमीटर थिकनेस आप बना सकते, थिकनेस ऑफ लेयर्स। थर्ड पार्ट, several such layers may be placed in succession to form one lift provided they follow one another quickly enough to avoid joints। now सेकेंड चीज़ आपको क्या याद करना है, अभी मैंने बोला कि ये लेयर्स में हम इस कंक्रीट को प्लेस करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ये लेयर लगाया, दूसरा लेयर लगाया, अब मानो ये लेयर बनते ही, ये लेयर आपने लगा के उसको प्रॉपर सेट होते ही दूसरा लेयर लगानी चाहिए, फिर
कंटिन्यूसली, यानी कि जो लेयर जब हम प्लेस करेंगे, तो जब लेयर्स में प्लेस करेंगे भी तो वो एकदम वन क्विकली होनी चाहिए, और इट शुड लाइक सक्सीड वन अनदर, एक लेयर दूसरा लेयर जल्दी जल्दी लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप लेट प्लेस करोगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने ये कंक्रीट में वन लेयर बनाया और बहुत देर समय के बाद आपने दूसरा लेयर बनाया, तो क्या होगा, ये दो कंक्रीट जो है ये जुड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ वो क्या बोलते हैं, मर्ज नहीं होगा। तो बीच में क्या फॉर्म होगा, एक गैप जैसा फॉर्म होगा, गैप जैसा। इसको हम बोलते हैं कोल्ड जॉइंट। जॉइंट यानी कि कोई भी गैप। तो ये गैप हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये गैप की वजह से क्या होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो सकता है कोल्ड जॉइंट्स की वजह से। तो ये जॉइंट्स ना होने के लिए ही आपको जब हर लेयर जो आप प्लेस करने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। Now let us see precautions to be taken while placing the concrete. अब जब आप कंक्रीट प्लेस करोगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, लेट अस सी दैट। कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ओके, दैट्स द ऑब्वियस। कोई भी कंक्रीट जब हम प्लेस करेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल लेयर्स में लगाएंगे। नॉट थिकर देन 30 to 45 सेंटीमीटर फॉर मास कंक्रीट एंड 15 to 30 सेंटीमीटर फॉर आरसीसी। अभी हमने देखा अगर मास कंक्रीटिंग है तो लेयर का थिकनेस जो होगा लेयर का वो 30 to 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आरसीसी के लिए भी 15 to 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी प्लेस एज नियर इट्स फाइनल पोजिशन एज प्रैक्टिसेबल। दूसरा चीज़, प्लेसिंग जो है, फॉर एग्जांपल मानो यहाँ आपका मिक्सिंग हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल प्लेसिंग पॉइंट जो है वो जितना पास हो इतना ही, नियर हो उतना ही अच्छा है। लेट अस से यहाँ आपका मिक्सिंग हो रहा है और यहाँ प्लेसिंग करना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये जितना कम हो इतना अच्छा है। बिकॉज यू नो अगर आप प्लेसिंग करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंक्रीट सेट होना शुरू हो सकता है, या फिर कंक्रीट में सेग्रीगेशन वगैरह आ सकता है, जिसकी वजह से मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसीलिए जो प्लेसिंग पॉइंट जो है इट शुड बी नियर एज पॉसिबल। थर्ड पार्ट, concrete should not be placed in heavy rains unless suitable shelter is provided. This is obvious thing. You should not place concrete in heavy rains. जहाँ बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा है वहाँ नहीं प्लेस करनी चाहिए, अनलेस अगर उसमें कोई शेल्टर है, रूफ वगैरह है बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, तब आप कर सकते हो। फोर्थ, to avoid segregation, the concrete should not be dropped from a height more than 1 meter. This is very important point, okay? For example, let us say आप कॉलम प्लेस करने जा रहे हो, तो आप अब कॉलम, लेट अस से कॉलम बहुत लॉन्ग है, ठीक है, तो आप जिस यानी आप यहाँ पंप से आप क्या फेंक रहे हो, पंप से आप कंक्रीट फेंक रहे हैं, कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ प्लेस कर रहे हो आप, तो प्लेस करने का डायरेक्शन जो है ये डिस्टेंस जहाँ से आप कंक्रीट को आप ड्रॉप करोगे, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। इट शुड नॉट बी, ये जो डिस्टेंस है जहाँ जो हाइट है, ड्रॉपिंग हाइट, जहाँ से आप अपना कंक्रीट ड्रॉप करोगे तो वो हाइट जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। ऐसा क्यों? अगर आप बहुत लॉन्ग हाइट से अगर आप कंक्रीट को आप ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, वो लेट से अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ऊपर से फेंक रहे हो तो उसका एग्रीगेट्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा, सीमेंट पेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, पहले एग्रीगेट्स गिरेंगे फिर सीमेंट पेस्ट गिरेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगा, यानी कि जो पहले अच्छे से मिक्स था साथ में एग्रीगेट्स कंक्रीट मिक्स, वो सब पेस्ट नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
तो हाँ, ये हम नहीं चाहते, इसीलिए हम कंक्रीट को कम से कम हाइट से ड्रॉप करेंगे सो दैट उसमें सेग्रीगेशन ना आए. While placing the concrete in RCC member, the alignment of formwork and reinforcement should not be disturbed. सेम थिंग, मानो लेट अस से ये आपका कंक्रीट जहाँ पर हम प्लेस करने वाले हो, ठीक है, ये फॉर्मवर्क है, ये बाहर का, लेट अस से ये बाहर का फॉर्मवर्क है. लेट मी ड्रॉ हियर, ये फॉर्मवर्क है. ओके, तो ये फॉर्मवर्क का अपना अलाइनमेंट होता है, राइट, अपना अलाइनमेंट होता है. तो ये अलाइनमेंट जो है ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. अलाइनमेंट मतलब डायरेक्शन, ठीक है, लेट अस से ये डायरेक्शन. तो इसका डायरेक्शन जब आप कंक्रीट प्लेस करोगे इसके अंदर, तो ये कॉलम का फॉर्मवर्क जो ये हिलनी नहीं चाहिए. इसका अलाइनमेंट यानी कि कितना स्ट्रेट से आपने रखा है, कितना स्ट्रेट रखा है आपने कंक्रीट को, ठीक है. अलाइनमेंट मीन्स डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन. ये हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हिला तो क्या होगा, प्लेसिंग टाइम पे ये हिला तो आपका कंक्रीट जो है, कंक्रीट कॉलम जो है वो प्रॉपर शेप रिटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल होगा, जो हम नहीं चाहते. इसीलिए कॉलम का जो कोई भी फॉर्मवर्क जो है वो कोई प्लेसिंग के टाइम पे हिलनी नहीं चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेबल, एकदम रिजिड रहनी चाहिए, उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. 6 पॉइंट, walking on freshly laid concrete should be avoided. Of course, right, अभी अभी आपने प्लेस किया है कंक्रीट, और अगर उसके ऊपर कोई पैर रख देगा या कुछ भी करेगा तो वो बहुत क्या होता है, वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है, प्लस वो सेटिंग होने में भी बहुत प्रॉब्लम देता है. सो यू शुड मेक श्योर दैट उसमें कोई भी पैर ना रखे, अभी अभी जो फ्रेशली लेड कंक्रीट है उसमें. Lastly, concrete should be laid continuously to avoid irregular and unsightly lines. ठीक है? So that's all for today. We'll continue in next class. Thank you.